चलो, आपके साथ तो मैंने कल शेयर कर लिया था ना कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज हमें कोई जल्दी भी नहीं है, कोई और क्लास तो आपकी नहीं है ना आज? नो सर। ठीक है। कल आपको पता है मैंने आपके साथ शेयर किया था क्या क्या पढ़ेंगे। प्राइमरी ओपन एंगल ग्लाउकोमा, नॉर्मल टेंशन ग्लाउकोमा और ऑकुलर ऑक्यूलर हाइपरटेंशन। हाइपर। जी ठीक है, सर। ये कंटेंट्स हैं हमारे। कल हमने ब्रीफली डिस्कस कर लिया था कि ग्लाउकोमा ओवरऑल क्या चीज़ है, उसकी क्या प्रेवेलेंस डेमोग्राफिक्स हैं, और पाकिस्तान में क्या सूरत हाल है, अवेयरनेस कैसी होनी चाहिए। और फिर ये मैंने आपके साथ स्पेसिफिक डिस्कस किया था कि ग्लाउकोमा में जब ऑप्टिक डिस्क में आप देख रहे होते हैं तो आपको क्या देखना पड़ता है। तो वो चीज़ें मैंने आपके साथ डिस्कस की थी। तो कोई मुझे 2-3 पॉइंट्स बता सकता है कि ऑप्टिक डिस्क में क्या-क्या देखना है ताकि रिवीजन हो जाए हमारी? सर कपिंग 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 देखते देख, हैं, ठीक है, और सर कलर भी देखते हैं। कलर किस चीज़ का देखते हैं? सर ऑप्टिक डिस्क मार्जिन और ऑप्टिक डिस्क। ऑप्टिक न्यूरोनेटल रिम का ना? यस ठीक। और 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 क्या देखते हैं? और सर वो थिकनेस देखते हैं, वो जो इंफीरियर सुपीरियर नेजल एंड टेम्पोरल जो होती है। हाँ, एजेंट रूल है वो, एजेंट रूल नहीं भूलना आपने। यस सर, सेंट्रल। बिल्कुल। ठीक है, वो देखते हैं। और क्या देखते हैं? साइज ऑफ ऑप्टिक नर्व हेड देख रहे हैं सर, उसका फुल कप का जो है ना उसका साइज के साथ रिलेशन। हाँ हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप कब तो देख रहे हैं लेकिन ये भी देखें ना कि इसकी साइज कैसी है। अगर वो बड़ी है सिटी। तो हो सकता है नॉर्मल बंदे में कप भी बड़ा हो जाए, तो हो सकता है कि ये नॉर्मल कपिंग है। जी और सर। क्या देखते हैं? एसिमेट्री एसिमेट्री देखते हैं सर दोनों आइज में। ये सिमेट्री दोनों कप्स में देखते हैं, ठीक है, बिल्कुल। जी सर। इसके और साथ साथ वर्टिकल। देखते हैं कपिंग वर्टिकल है या हॉरिजॉन्टल कपिंग है। हाँ, वर्टिकल। हाँ वर्टिकल देखते हैं, नॉच। वर्टिकल कपिंग हमारे हमारे लिए बहुत और जरूरी है। हैमरेज वगैरह देखते हैं। ये बिल्कुल सही। ठीक, पेनिटिंग आपको साइन। याद है। चलें फिर अब आगे चलते हैं, ठीक है। अच्छा, जब आपको बात ना करनी हो तो अपने माइक्स म्यूट कर दिया करें। चलें आगे चलते हैं, स्टार्ट लेते हैं प्राइमरी ओपन एंगल ग्लाउकोमा से। सो प्राइमरी ओपन एंगल ग्लाउकोमा, प्राइमरी का मतलब ये हुआ कि इसके ये प्राइमरी डिजीज है, इसके साथ ना किसी आई की किसी डिजीज का ताल्लुक है, ना किसी सिस्टम के कोई एसोसिएशन है। ये बस आइसोलेटेड आई की ही डिजीज है, ओपन एंगल है और ग्लाउकोमा है। तो नाम से ही जाहिर है कि ये क्या चीज है, ठीक है। बाय डेफिनेशन इट इज chronic slowly progressive optic neuropathy with characteristic patterns of optic nerve damage and visual fields। तो बाकी तो ग्लाउकोमा की डेफिनेशन वही हुई, लेकिन इसमें क्या है कि ओपन एंगल है और नॉट caused by any systemic और लोकल डिजीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। एपिडेमियोलॉजी इसकी क्या है कि ग्लाउकोमा हमने कल क्या पढ़ा था? इट इज द लीडिंग कॉज ऑफ इरिवर्सिबल ब्लाइंडनेस। ओवरऑल इट इज द सेकंड कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस। सेकंड ये है, तो फर्स्ट कौन सा है? फर्स्ट क्या है? वो कैटरेक्ट है। लेकिन कैटरेक्ट चूंकि रिवर्सेबल है या ट्रीटेबल है, तो उसकी फिर ब्लाइंडनेस कम हो जाती है। ये ग्लाउकोमा लीड कर जाता है एज इरिवर्सिबल ब्लाइंडनेस। And among the glaucoma, primary open angle glaucoma is the most common type of glaucoma, which is almost 60 to 70% of all glaucomas. And if it's about bilateral blindness, so it is 8% in blacks and 4% in whites. Risk factors तकरीबन सारे वही हैं जो हमने कल पढ़े थे। एलिवेटेड आईओपी, इंक्रीज्ड कप टू डिस्क रेशियो, सेंट्रल कॉर्नियल थिकनेस लेस देन 550 माइक्रॉन्स है, ये भी एक रिस्क फैक्टर है। अगरचे इस पे क्वेश्चन है, जरूरी नहीं है, लेकिन ये जहन में रखना चाहिए। फैमिली हिस्ट्री ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पेरेंट्स में से किसी को है या आपके सिबलिंग्स में से किसी को है, यू आर 3.7 टाइम्स मोर एट रिस्क अगर आपकी किसी फर्स्ट डिग्री रिलेटिव में ग्लाउकोमा है। अगर एज आपकी 60 से बढ़ रही है, हमारे यहाँ ये एज जो है ज़रा कम हो गई है, तकरीबन 40 हम रखते हैं, तो उसमें फिर आपको रिस्क है। रेस, ये प्राइमरी ओपनिंग ग्लाउकोमा इज मोर कॉमन इन अफ्रीकन अमेरिकन एंड अदर एसोसिएशंस हैं प्राइमरी ओपन एंगल ग्लाउकोमा की। अगर आपको सीआरवीओ है, मायोपिया है, हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है, माइग्रेन है, तो ये एक रिस्क फैक्टर है। ये कोई इसके साथ एसोसिएशन नहीं है, क्योंकि प्राइमरी ओपन एंगल ग्लाउकोमा हम कहते हैं कि इसकी कोई
लोकल या सिस्टेमिक एसोसिएशन नहीं है, लेकिन ये जो नीचे चीज़ें दी हैं ये हमने रिस्क पता है कि अगर ये आपको हो तो हो सकता है अब प्राइमरी ऑर्गेनोथ्रांकोमा आपको नॉर्मल पर्सन से ज़्यादा हो जाए। अच्छा, ये एक बहुत कॉमन चीज़ है जो आप लोग भी शायद आपने पढ़ी होगी, आईयूपी की डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। तो ये नॉर्मल हिस्टोग्राम है या नॉर्मल कर्व आप कहते हैं, हिस्टोग्राम तो नहीं है, नॉर्मल कर्व है कि डिस्ट्रीब्यूशन की कि आईयूपी जो है वो 15.5 पे जो है ये मीन लाई करता है। एवरेज कॉर्नियल थिकनेस जो है 525 टू 545 माइक्रॉन्स है। और अब ओकुलर हाइपरटेंशन में ये फाइंड हुआ है कि देयर इज इंक्रीज्ड सीसीटी एंड नॉर्मल टेंशन ग्लाइकोमा इट इज डिक्रीज सीसीटी। So that's why if the CCT is increased, you will get false high IUP. If CCT is decreased, you will get falsely low IUP. तो यही वजह है ओकुलर हाइपरटेंशन में आपको हाई प्रेशर मिलते हैं, नॉर्मल टेंशन में लो प्रेशर मिलते हैं। तो एक वजह ये भी हो सकती है क्योंकि इनका CCT चेंज होता है। क्लिनिकल फीचर्स क्या हैं? जिस तरह हमने कल डिस्कस किया था कि इसका कोई अपना टिपिकल फीचर नहीं है, ये किसी भी फॉर्म में आ सकता है। लेकिन एक दफ़ा आपको ग्लाइकोमा हो जाए तो फिर क्या होता है, तो ये इंसीडियस है, छुप छुप के आता है, स्लोली प्रोग्रेसिव है एंड पेनलेस है, आपको पेन कोई नहीं होता। फिर ये है कि एक स्टेज पे जाके सिग्निफिकेंट विजुअल लॉस हो जाता है अगर आपका सेंटर इन्वॉल्व हो जाए एंड इट इज़ यूजुअली बायलैटरल ऑल्दो एसिमेट्रिक। मतलब एक आई में हो सकता है कि एडवांस डिजीज़ हो, एक में हो सकता है अर्ली डिजीज़ हो, तो ये हो सकता है, लेकिन यूजुअली ये बायलैटरल होता है। हम इसको डायग्नोज कैसे करते हैं? नर्व फाइबर लेयर से देखेंगे ऐसे। किस तरह देखते हैं? ये हसीब आप बताएं। सर ओसीटी से देखेंगे इसके स्ट्रक्चर को सर, नर्व फाइबर लेयर थिकनेस। ओसीटी से हम देखेंगे और फंक्शन हम किस चीज से देखेंगे? सर वो हम टॉर्च से भी चेक कर सकते हैं, ऑप्टिक नर्व फंक्शन सर, जो हम आरएपीडी वगैरह मालूम करते हैं। ठीक है, वो तो एग्जामिनेशन टेक्निक है, मैं इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहा हूँ। क्या करते हैं? कल आपने जब कल मैंने प्रेजेंट किया था, हमारा जो पेशेंट था उसके मैंने 2 टेस्ट करवाए थे। क्या करवाए थे? सर पेरीमेट्री मिलिट्री विजुअल फील्ड है ना, विजुअल फील्ड आपको फंक्शनल डैमेज बताता है कि कितना इसका डैमेज हुआ है। तो ये 2 टेस्ट आपको लाजमन करने हैं। बाकी जो आप कह रहे हैं ना कि ऑप्टिक नर्व फंक्शंस देखने हैं जिसमें आरईपीडी भी है, विजुअल एक्विटी भी है और कन्फ्रंटेशन भी है, वो सारे एग्जामिनेशन टेक्निक्स तो करने ही करने हैं। इन्वेस्टिगेशन की जब बात होती है तो ये 2 जरूर करते हैं। ये देखें, ये सारे क्लिनिकल एग्जामिनेशन जो आप बात कर रहे थे हम ये करते हैं। ये आप एक एक पिक्चर पे देखते जाए, रिफ्रैक्शन करते हैं क्योंकि प्राइमरी ओपन एंगल ग्लाइकोमा है तो मायोपिया का इसके साथ रिस्क फैक्टर है, तो ये हमने देखना होता है। और आरईपीडी जिस तरह आपने कहा सी, ये दूसरी पिक्चर आपको नजर आ रही है, इसमें पिगमेंट है, हमने पिगमेंट डिस्पर्शन देखनी है क्योंकि पिगमेंट डिस्पर्शन तो नहीं है क्योंकि ये फिर सेकेंडरी कॉज बन जाता है। नीचे तीसरी जगह पे देखे तो ये कैटरेक्ट सर्जरी हुई है, आफ्टर कैटरेक्ट सर्जरी अगर आईयूपी रेज हो रहा है तो ये हो सकता है कि उसकी वजह से हो, कैटरेक्ट सर्जरी की ट्रॉमा की वजह से हो, ये सेकेंडरी हो सकता है, आईओएल की वजह से हो। तीसरा जो ये सेंटर में है बिल्कुल नीचे, ये आपको केपी नजर आ रहे हैं, यूवेटस में भी इंक्रीज प्रेशर हो सकता है। और जो राइट साइड पे आखिरी नजर आ रहा है नीचे, ये ट्रॉमा आपको ब्लंट ट्रॉमा है जिसमें एंगल रिसेशन और ट्रॉमेटिक ग्लाइकोमा हो सकते हैं। तो ये सारा एग्जामिनेशन तो आपने करना है क्योंकि आपने सेकेंडरीज को आउट करना है।
कि कोई आई की सेकेंडरी कॉज नहीं है, कोई सिस्टमिक कॉज नहीं है। अगर ये नहीं है फिर आप कह सकते हैं कि हाँ ये प्राइमरी आई डिजीज है। अब ये और क्या करते हैं, ये ऊपर हम क्या कर रहे हैं लेफ्ट साइड पे, ये हम गोनियोस्कोपी कर रहे हैं, तो हम एंगल्स देखते हैं। राइट साइड पे ऊपर देख रहे हैं आप, ये जो प्रोब पकड़ा हुआ है ये हम सीसीटी देख रहे हैं, ठीक है। नीचे देखें ये हम आईओपी चेक कर रहे हैं, और उसके साथ जो है ये नीचे ऑप्टिक डिस्क और नर्व फाइबर लेयर की डायग्राम है। तो ये सारा हम एग्जामिनेशन टेक्निक्स में करते हैं। ये कल हमने डिस्कस किया था, दिस इज इजंट रूल, इंफीरियर इज मोर थिकर देन सुपीरियर फॉलोड बाय नेजल एंड टेम्पोरल। ठीक है, ये कप है, डिस्क है, ये प्रोग्रेसिव ग्लोकोमा हो रहा है, एसिमेट्री भी हो सकती है। ये क्या है, डिस्क हेमरेज है, कल डिस्कस हुआ था। ये विजुअल फील्ड जो है ये आपको फंक्शनल लॉस बताता है। सो विजुअल फील्ड इज फॉर द फंक्शन ऑफ ऑप्टिक नर्व, इट इज इन्वेस्टिगेशन। तो हम विजुअल फंक्शन लॉस हम यूजुअली हमफ्री से करते हैं। इसके अलावा और भी मशीन्स हैं, जिस तरह मेडमोंट हैं, ऑक्टोपस है, फ्रेज के हैं, मशीन्स हैं, लेकिन यूजुअली जो वर्ल्ड वाइड ज़्यादा यूज़ होता है वो हमफ्री यूज़ होता है। फिर हमफ्री के अपनी स्ट्रेटजीज हैं, वो करते हैं। और ये राइट साइड पे आपके पास जो है उसका प्रिंट आउट आ जाता है कि उसमें क्या डिफेक्ट आ रहा है। स्ट्रक्चरल लॉस के लिए हम ओसीटी करते हैं, ठीक है। ओसीटी में हम मशीन्स पे डिपेंड करता है, हाइडलबर्ग है, जाइस है, ऑप्टिव्यू है, जो भी है, टॉपकॉन है, लेकिन ओसीटी है। ओसीटी से पहले एचआरटी हुआ करता था, जिसको हाइडलबर्ग रेटिनल टोमोग्राफी कहता है, हमारे एचएमसी में पढ़ा भी है। आप लोग अगर कभी टाइम मिले देख लें, खराब है अगर से, लेकिन शक्ल में शायद आपको देख लें नजर आ जाए कि क्या होता है। तो उसका भी यही काम था, लेकिन अभी हम ओसीटी करते हैं। मैनेजमेंट क्या है इसकी, कि इसको हम किस तरह ट्रीट करेंगे प्राइमरी ओपन एंगल ग्लोकोमा को। तो जिस तरह कल हमने कहा था कि इट इज ग्लोकोमा की टिल डेट सिर्फ एक ही ट्रीटमेंट है, वो है टू डिक्रीज द इंट्राओकुलर प्रेशर। बिल्कुल, तो टू डिक्रीज द इंट्राओकुलर प्रेशर, अगर हम इंट्राओकुलर प्रेशर को डिक्रीज करेंगे तो स्टडीज ने साबित किया है कि हम या तो स्टॉप कर सकते हैं ऑप्टिक नर्व की डेथ को, या इसको स्लो कर सकते हैं प्रोग्रेशन को। और इसमें हमारे पास मेडिकल भी है, लेजर्स भी हैं और सर्जरीज भी हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आता है ऑक्यूलर हाइपरटेंशन। प्राइमरी ओपन एंगल ग्लोकोमा का आपको ये याद होना चाहिए कि इसमें यूजुअली प्रेशर जो है वो इंक्रीज होता है ना, 21 से ऊपर होता है, लेकिन साथ में ग्लोकोमा भी होता है, सिर्फ प्रेशर रेज नहीं होता, साथ में ग्लोकोमा भी होता है। तो जब हम कहते हैं कि ग्लोकोमा होता है, तो ग्लोकोमा से आपके जहन में आना चाहिए कि ऑप्टिक न्यूरोपैथी भी साथ में होती है। अब और अगर सिर्फ प्रेशर इंक्रीज हो और ऑप्टिक न्यूरोपैथी या ग्लोकोमा ना हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, बताएं कोई। ocular hypertension। तो वो होगा ऑकुलर हाइपरटेंशन। तो अभी हम ऑकुलर हाइपरटेंशन की तरफ आते हैं। बाय डेफिनेशन ये क्या चीज है कि इट इज जस्ट एलिवेटेड इंट्राओकुलर प्रेशर विदाउट एविडेंस ऑफ स्ट्रक्चरल और फंक्शनल डैमेज बाय स्टैंडर्ड क्लिनिकल टेस्ट, ठीक है। मतलब हमारे पास प्रेशर तो ऊपर आ गया, अब हम उसको, अब एक दफा प्रेशर ऊपर आ गया तो ये तो अलार्मिंग साइन है, क्योंकि ये हमें पता है कि ये इंक्रीज रिस्क है। ये अगर किसी का प्रेशर रेज आता है नॉर्मल से, तो हम उसको टेस्ट करेंगे, उसके हम कॉर्नियल थिकनेस भी करेंगे, बाकी आई एग्जामिनेशन तो करेंगे ही करेंगे, साथ में स्ट्रक्चर और फंक्शनल टेस्ट भी करेंगे। तो अगर उस पर कोई डैमेज नहीं है तो फिर हम उसको लेबल करेंगे कि ये ऑकुलर हाइपरटेंशन है। लेकिन इसमें एक चीज मस्ट है कि ये ओपन एंगल्स होने चाहिए, और इसमें ये नहीं होना चाहिए, कोई सिस्टमिक काज नहीं होना चाहिए। ओपन एंगल्स मस्ट इसलिए है क्योंकि अगर नैरो एंगल्स हों, जिसको नैरो प्राइमरी एंगल क्लोजर सस्पेक्ट स्पेशली जो होते हैं, उसमें भी इनिशियली प्रेशर्स हाई आते हैं, लेकिन ऑप्टिक नर्व की कोई डैमेज नहीं होती है, तो फिर हम उसको ऑकुलर हाइपरटेंशन नहीं कहेंगे, ठीक है। और ये हो गए, साथ में वही बात है कि ऑकुलर और सिस्टमिक कोई डिजीज नहीं होनी चाहिए, और प्रेशर जरूर बिल जरूर 21 से ऊपर होना चाहिए, ठीक है। ये आप देख लें, इस डिस्क में आपको क्या नजर आ रहा है, क्या एबनॉर्मेलिटी है, मैं जिससे पूछूंगा वो बताए, ठीक है।
तो मुझे एमल बताए कि इसमें क्या एबनॉर्मेलिटी है। मुझे तो नॉर्मल नजर आ रहा है। डिस्क्राइब करो ना इसको जरा। सर कपलिंग भी मुझे तो नॉर्मल लग रही है, 0.3 कलर वगैरह भी कोई इसकी इसका इंफीरियर inferior- न्यूरल रिम कैसा है? हम्म, वो ये- थिक है कि सुपीरियर थिक है? ये आपको मेरा पॉइंटर नजर आ रहा है ना? जी ये सर, इंफीरियर लेटरल रिम यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है, और वो सुपीरियर यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है तो सर। कौन सा थिक इंफीरियर है? थिक है, इंफीरियर। इंफीरियर थिक है। तो आपके ख्याल में कोई स्ट्रक्चरल डैमेज आपको नजर नहीं आ रही, लेकिन इसका जब प्रेशर 21 से ऊपर है, तो हम इसको क्या बोलेंगे? ऑकुलर हाइपरटेंसिव। ठीक है। एक डिस्क ये भी है, इसमें भी आपको जरा कपिंग अच्छी नजर आ रही है ना, लेकिन और जी सारा देख लो, रिम हेल्दी है, इंटैक्ट है। तो ये सारी पिक्चर्स हैं, मुख्तलिफ हैं, नॉर्मल ये सारे, ठीक है, ये देख रहे हैं ना आप, जी मुख्तलिफ पिक्चर्स हैं, ये सारे ऑक्यूलर हाइपरटेंशन है। चलें, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? बंदे का प्रेशर तो ऊपर है, लेकिन कोई ग्लाकोमा की कोई डैमेज नहीं है, तो अब क्या करें? इसको ट्रीट करें कि नहीं करें? एक पेशेंट है 25 प्रेशर के साथ आया हुआ है, बाकी और कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आपको रूटीन फाइंडिंग ये लेगी है कि यार 25 प्रेशर है, तो अब क्या करें? नेक्स्ट स्टेप आपके जहन में क्या आता है कि इसको ट्रीट करें या ना करें? सर ट्रीट तो करना चाहिए, क्योंकि कभी भी इसको ग्लाकोमा हो सकता है। कभी भी हो सकता है। फॉलो अप पे रखना चाहिए सर। आप कहती हैं नुदरत के फॉलो अप पे रखना चाहिए, ट्रीट नहीं करना चाहिए? यस अच्छा, सर सर। और मेडिकेशन कोई? भी देनी चाहिए और फॉलो अप पे भी रखना चाहिए, दोनों काम करने चाहिए। आपका मतलब ये कि बस फर्स्ट उस पे टेस्ट सारे वो कर लिए, अभी हमने स्टार्ट कर लिया और ट्रीटमेंट भी स्टार्ट कर लें और उसके बाद फॉलो अप करें, हसीब आप ये कहना चाहते हैं? यस सर, मैं कह रहा हूँ कि मेडिकेशन भी साथ स्टार्ट करें और फॉलो अप पे रखें। हाँ ठीक है, आपका मतलब ये है कि स्टार्ट करो मेडिकेशन और फॉलो करो। नुदरत कहती है कि नहीं, फॉलो यस करो, सर। फिलहाल स्टार्ट ना करो। असद भी यही कह रहा है जो आप कह रहे हैं। और एमल क्या कहता है? तो ये सर मेडिकेशन स्टार्ट करनी चाहिए सर उसका, स्टार्ट करनी चाहिए। रेज जो है वो डेंजरस है। अच्छा चले, आप सारे एक तरफ है, फिर तो नुदरत से पूछना पड़ेगा। नुदरत आप क्यों ऑब्जर्व करना चाहती हैं? बाकी तो सारे कह रहे हैं कि स्टार्ट करें ट्रीटमेंट। सर पहले 2-3 विजिट्स में इनका आईपी चेक करना चाहिए, अगर 2-3 विजिट्स में आईपी ज्यादा आ रहा हो तब ट्रीटमेंट स्टार्ट करनी चाहिए। तब यस सर, सही बात। ठीक, सर मेरे चलें। ख्याल में सर मेरे जहन में ट्रीटमेंट भी जो है ना लो डोज में देना चाहिए सर, ज्यादा नहीं, लेकिन लो ठीक डोज है, में और सिर्फ उसका फॉलो अप रखना चाहिए। ठीक है, मैं समझ गया। मतलब आप दो उसमें तकसीम है, एक कहते हैं कि स्टार्ट करें और फॉलो करें, एक कहते हैं नहीं, पहले कंफर्म करें फिर देखते हैं। ठीक है, ये इसकी विजुअल फील्ड्स हैं, बिल्कुल ठीक ठाक हैं जिस तरह होती हैं। हमने हमारे पास हाई प्रेशर आ गया, तो उसकी विजुअल फील्ड भी ठीक है। ये देखें, नर्व फाइबर लेयर थिकनेस सारी विद इन नॉर्मल लिमिट्स आ रही हैं। ये कहते हैं, कंक्लूजन हमारे पास ये है कि टॉपिकल ऑक्यूलर हाइपोटेंसिव मेडिकेशन इज इफेक्टिव इन रिड्यूसिंग द इंसिडेंस ऑफ glaucomatous visual field loss or optic nerve hemorrhage deterioration in subjects with IOP between 24 to 32. ठीक है। यस जी हाँ, सर। अब ये मैं आपको ये चीज बता दूं, ये देखे ना, ये दरम्यान में जो मुझे डिस्टर्ब कर देते हैं, ये सारा फिर ये मसला होता है मुझे। इसमें एक चीज याद रखें, नुदरत और उसकी जो बात है गजनफर की, ये बात ज्यादा सही है। पहले रीडिंग पे आपने कभी ट्रीट नहीं करना। हो सकता है कि ये एक ही रीडिंग इसकी इतनी ऊपर आ रही हो, आपको उसका डायर्नल कर्व करना चाहिए। डे टाइम में उसका 24 आवर्स या 12 आवर्स एटलीस्ट कर्व करना चाहिए कि आपके पास उसका मैक्सिमम आ जाए। एज अ जनरल रूल, अगर प्रेशर जो है 26 से ऊपर जाता है या 26 या 26 से ऊपर, तो आप ट्रीट करें ही करें, क्योंकि उसके बाद उसको और वेन ऑक्लूजर उनकी डिजीज शुरू हो जाती है। लेकिन अगर ये 25 और इससे नीचे आ रहा है ना,
तो पहले आप इसको कंफर्म करें कि ये है भी कि नहीं है, और 25 या इससे नीचे को ट्रीट करने की जरूरत भी नहीं है अगर ग्लाकोमा नहीं है, क्योंकि ऑकुलर हाइपरटेंशन ट्रीटमेंट स्टडी थी, उन्होंने कहा था कि जब आप ट्रीट करते हैं ऐसे पेशेंट्स को तो आपके पास जो नॉन ट्रीटेड पेशेंट्स हैं उनमें ग्लाकोमा डेवलप होने के चांसेस 9.5 समथिंग है आफ्टर 5 इयर्स, जब आप ट्रीट करते हैं तो 4.5 है, ठीक है। लेकिन अगर आप ट्रीट करते हैं 100 को तो कहीं जाके आप 3 बंदों को बचाते हैं, बाकी 96 जो बंदे हैं उनको आप वैसे ही ट्रीट कर रहे हैं। तो आपको मेरी बात समझ आ रही है ना? आपको तब तक वेट करना है जब तक उसमें ग्लाकोमा का साइन अपीयर नहीं होता। गोल इज कि रीजनेबल टारगेट रखें 21 या इससे नीचे, और एवरी 6 मंथ्स करें, विद टेस्ट करें। थर्ड है नॉर्मल टेंशन ग्लाकोमा। नॉर्मल टेंशन ग्लाकोमा में मुझे बताए सोफिया है कि नहीं है? चली गई, या मैं यहां से निकालता हूं, मुझे आपके सारे नजर आएंगे। मुझे बताए, कोमल बताए नॉर्मल टेंशन ग्लाकोमा क्या है? हमारे पास है जिसमें हमारे पास आईयूपी नॉर्मल होती है और ग्लाकोमेटिस बाकी टेस्ट करने से हमें ग्लाकोमेटिस साइन मिल जाते हैं। ठीक, अभी आपको समझ आ गई ना? इसमें ग्लाकोमा का लफ्ज आ गया है, उस ऑक्यूलर हाइपरटेंशन में सिर्फ हाइपरटेंशन था, इसमें यह था कि नॉर्मल टेंशन है लेकिन साथ में ग्लाकोमा है। तो प्रेशर आपका नॉर्मल चल रहा होता है लेकिन ग्लाकोमा होता है। इसके और नाम भी हैं, जैसे लो टेंशन ग्लाकोमा, लो प्रेशर ग्लाकोमा, नॉर्मल प्रेशर ग्लाकोमा, ये सारे इसके नाम है ना। और ये भी इट इज अ क्रॉनिक ऑप्टिक न्यूरोपैथी है, और इसमें और प्राइमरी ओपन एंगल ग्लाकोमा में तकरीबन बाकी सारा आई का और उसके फीचर्स तकरीबन एक ही जैसे हैं, सिवाय इसके कि इसमें जरा विजुअल फील्ड की लॉस जो होता है ना नॉर्मल टेंशन में, वो सेंटर में होता है। यूजुअली तो हमने कहा है ना कि प्राइमरी ओपन एंगल ग्लाकोमा में फील्ड लॉस पेरिफेरी से शुरू हो जाता है, इसमें यूजुअली जो है वो सेंटर से, जिसको स्प्लिट फिक्सेशन बोलते हैं। और वो जो डिस्क हैमरेज की बात हमने कल की थी, मैंने शायद आपको कल भी कहा था कि ये नॉर्मल टेंशन में ज्यादा होता है। उसकी वजह ये है कि बाज लोग ये कहते हैं कि नॉर्मल टेंशन ग्लाकोमा इज नॉट डिजीज ऑफ आई, इट इज मेनली अ डिजीज ऑफ द वास्कुलर सिस्टम। और नॉर्मल टेंशन ग्लाकोमा में आप देखेंगे कि और लोगों को ये माइग्रेन होते हैं, लो ब्लड प्रेशर होता है, रेनॉल्ड्स फिनोमेना और इस तरह की चीजें होती हैं, क्योंकि वो सारे वास्कुलर हैं। तो वो कहते हैं कि ये कोई वास्कुलर प्रॉब्लम है कि ऑप्टिक नर्व की परफ्यूजन कम हो जाती है। अगर से आई का प्रेशर ठीक रहता है लेकिन ऑप्टिक नर्व को जो है वो ब्लड सप्लाई कंप्रोमाइज हो जाती है। सो वही कंसिस्टेंटली इसका आईयूपी 1221 से नीचे आ रहा होता है, और कोई जो है जो ऑप्टिक न्यूरोपैथी के स्पेसिफिक कोई सिस्टेमिक या ऑकुलर कॉजेज नहीं होती है। इसकी पैथोफिजियोलॉजी ये है, ये जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, इसकी जरा पैथोफिजियोलॉजी प्राइमरी ओपन एंगल ग्लाकोमा से डिफरेंट है। इसमें ये लोग कहते हैं कि या तो ये हो सकता है, जो डिफरेंट हाइपोथेसिस हैं, कि हाइपर सेंसिटिविटी होती है फॉर लो आईओपी, मतलब वो आई इतनी सेंसिटिव होती है कि इवन लो आईओपी पे भी उसका डैमेज हो रहा होता है। एक थ्योरी ये है। दूसरे जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया, वास्कुलर परफ्यूजन का प्रॉब्लम है, कि कोई वास्कुलर डिजीज होती है इंसान में और वो ब्लड सप्लाई जो पोस्टीरियर सेलुलर सर्कुलेशन है जो ऑप्टिक नर्व को परफ्यूज करती है, वहां पे उसको कॉम्प्रोमाइज कर जाती है। तीसरा ये है कि ये कोई ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स चल रहा है, कोई प्रोसेस चल रहा है जो ऑप्टिक नर्व को डैमेज कर रहा होता है। तो ये 3 थ्योरीज चल रही हैं, कौन सी ठीक है कौन सी गलत है एग्जैक्ट कोई नहीं बता सकता, लेकिन ये 3 आपको पता होनी चाहिए। इसमें रिस्क फैक्टर क्या है? आईयूपी तो है ही नहीं क्योंकि वो तो नॉर्मल है, और कोई खास रिस्क फैक्टर्स नहीं है सिवाय इसके जो हमने डिस्कस किए हैं कि एज है। ये इसकी एज जो है वो प्राइमरी ओपन एंगल ग्लाकोमा के पेशेंट से ज्यादा होती है। मतलब अगर प्राइमरी ओपन एंगल ग्लाकोमा हमारे यहाँ 40 में शुरू होगा तो नॉर्मल टेंशन आप कह सकते हैं कि 60 में या 55 इस तरह शुरू होगा। फीमेल में ये ज्यादा होती है। शायद ये वजह है कि वास्कुलर प्रॉब्लम्स की वजह से या इमोशनल की वजह से या हार्मोनल कोई चेंजेस हैं,
तो कोई नहीं बता सकता। हेरिडिटरी कंपोनेंट इसमें वेरिएबल है, कभी हो सकता है, नहीं हो सकता। प्राइमरी ओपन एंगल ग्लाकोमा में हमने पढ़ा कि हेरिडिटरी बहुत इंपॉर्टेंट है। वासोस्पास्टिक डिसऑर्डर्स का हमने बात की, ये जो वास्कुलर प्रॉब्लम्स थी और ऑटो इम्यून डिजीज, ये हमने बात की कि अगर किसी को ये डिजीज है तो उनको रिस्क हो सकता है नॉर्मल टेंशन ग्लाकोमा का। ये देखें, ये रेनॉल्ड फिनोमेना है कि जब इंसान ये पेशेंट रेनॉल्ड डिजीज वाले जब एक्सट्रीम कोल्ड को एक्सपोज हो जाते हैं तो उनको पेरिफेरी सर्कुलेशन जो है वो बंद हो जाती है और वो इलाका जो है आपको पेल नजर आता है। डायग्नोस्टिक एवल्यूशन क्या है, किस तरह डायग्नोसिस करेंगे? तो कॉमन चीजें हैं, हिस्ट्री से शुरू करोगे और टेक अ गुड हिस्ट्री, आस्क अबाउट पास्ट स्टीरॉयड यूज्ड, यानी स्टीरॉयड टॉपिकल भी हो सकता है और सिस्टमिक भी हो सकता है। प्रायर ऑक्यूलर कोई हाइपरटेंशन तो नहीं हुआ, किसी ने पहले ऑक्यूलर हाइपरटेंशन डायग्नोज नहीं किया। थिन कॉर्नियास तो नहीं है, या पास्ट में कोई रिफ्रैक्टिव सर्जरी तो नहीं हुई, क्योंकि अगर रिफ्रैक्टिव सर्जरी हुई है स्पेशली मायोपिया के लिए तो वो थिन हो जाते हैं कॉर्निया। तो अगर थिन कॉर्निया है और आपके पास प्रेशर 20 आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि उसका एक्चुअल प्रेशर 20 से कहीं ज्यादा है, तो ये चीज आपको आनी चाहिए। पास्ट सिम्टम्स ऑफ इनीमिया, वही परफ्यूजन का मसला है, ऑक्सीजन नहीं होती। ऑर्थोस्टैटिक सिम्टम्स हैं, लो ब्लड प्रेशर है, जब वो खड़ा हो जाता है तो उसको चक्कर आने लगते हैं। स्लीप एपनिया, स्लीप एपनिया फिर वही चीज है, इसमें जो है वास्कुलर प्रॉब्लम्स हैं, ऑब्स्ट्रक्शंस हो जाती हैं, माइग्रेन है, ये चीजें आपको सारी पूछनी होती हैं। फिर डायरनल आईओपी कर्व, जिस तरह हमने बात की, जहाँ पे आपको शक हो कि ये प्रेशर कितना है, बाजों का दिया होगा कि प्रेशर ज्यादा हो रहा होगा, बाकी सब कुछ ठीक होगा, जिस तरह ऑक्यूलर हाइपरटेंशन है तो आपको डायरनल आईओपी कर्व करना चाहिए। बाज हो सकता है कि नॉर्मल टेंशन हो, मतलब प्रेशर आपके पास 18-19 में आ रहा है लेकिन उसको है ग्लाकोमा, तो उसका भी आपको करना पड़ेगा। ये हो सकता है कि एक हाथ टाइम में उसका प्रेशर नॉर्मल से ज्यादा हो, तो आपके डायग्नोसिस जो है वो कंफर्म हो जाता है। आपको गायनियोस्कोपी जरूर करनी है ताकि आप एंगल क्लोजर, एंगल रिसेशर, ये प्रीवियस ऑक्यूलर इन्फ्लेमेशन, ये सारा आप इसको रूल आउट करें कि कोई सेकेंडरी कॉज नहीं है। डिस्क एवेल्युएशन स्टीरियोस्कोपिक करनी है, कंजेनिटल और एक्वायर्ड डिस्क एनोमली रजिस्टर डिस्प्लेट्स हैं, ये चीजें आपको हटानी होंगी। विजुअल फील्ड आपने करने हैं, मेडिकल और न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन ये करना चाहिए अगर आप नॉर्मल टेंशन ग्लाकोमा सस्पेक्ट कर रहे हैं। अगर आप प्राइमरी ओपन एंगल ग्लाकोमा सस्पेक्ट कर रहे हैं फिर उसमें तो ये ब्लड वर्क और इन चीज़ों की जरूरत ही नहीं पड़ती, ये तो फिर एज रिलेटेड चीज़ है, ये उसको अपने उससे करनी है, लेकिन हमारे ग्लाकोमा की डायग्नोसिस के लिए जरूरी नहीं। चलें अभी बताएं ना, हमने डिस्कस कर लिया ये तीनों, तो मुझे एक मिनट, जो अभी तक खामोश थे वो बताएं, उनसा, हाउ यू डिफरेंशिएट बिटवीन दीज टू? सर नॉर्मल टेंशन ग्लाकोमा में सिर्फ टेंशन इंक्रीज होगा, आईओपी इंक्रीज होगी? आईओपी इंक्रीज होगा। यस सर। और प्राइमरी में क्या होगा? और सर प्राइमरी में आईओपी भी इंक्रीज होगी और ग्लाकोमा भी साथ में होगा। अच्छा, तो आपका मतलब ये है कि उसमें नॉर्मल टेंशन में सिर्फ प्रेशर इंक्रीज है, ग्लाकोमा नहीं होगा, जबकि प्राइमरी ओपन एंगल ग्लाकोमा में इंक्रीज प्रेशर भी होगा और ग्लाकोमा भी होगा, करेक्ट? यस सर। ठीक है, वेरी वेल डन। कोई और बताना चाहेगा कि इसने ठीक कहा है कि गलत कहा है? जी सर। सर ये गलत का है। नॉर्मल टेंशन में तो आईओपी जो है वो नॉर्मल होगा। हाँ, और आपने लगता है तो सुना नहीं हमने क्या कहा था। नॉर्मल टेंशन तो नाम से ही वाज़ेह है कि नॉर्मल होगा प्रेशर, लेकिन इसको ग्लाकोमा होगा। और प्राइमरी ओपन एंगल ग्लाकोमा में प्रेशर भी होगा हाई नॉर्मल से और ग्लाकोमा भी होगा। चलो उनसा, अभी आप फिर दूसरा कोई फर्क बताएं इन दोनों में। जी उनसा। यस सर। पहला फर्क तो आपने गलत बताया, दूसरा बताएं, कोई ठीक हो जाए तो फिर आपकी जान बख्शी हो जाएगी। जब तक नहीं बताएंगे आपसे ही पूछता रहूंगा। चले हिंट मैं दे देता हूं, एज का क्या फैक्टर है इसमें?
सर नॉर्मल टेंशन ग्लूकोमा में एल्डरली पेशेंट्स होंगे तकरीबन 40 वाले, ठीक है, और प्राइमरी में? और प्राइमरी में सर 60 प्लस 55। ठीक है, अब ये मुझे मुजीब बताए कि ये क्या कहा इन्होंने, ठीक कहा कि गलत कहा? मुजीब। सर इसने गलत कहा है। नॉर्मल हाँ। टेंशन हमारे साथ लेट उसमें होता है, लेट फेज में, और प्राइमरी ओपन कोमा 40 के एज में इसके दरमियान होगा। ठीक है, चलें उनसा, ये भी आपने गलत बताया। तीसरा बताएं, तीसरा फर्क बताएं। उन साहब सुन रही हैं? जी सर जेंडर वाइज क्या होगा? प्राइमरी ओपन में बोथ जेंडर्स होंगे और नॉर्मल टेंशन में फीमेल्स ज्यादा अफेक्टेड। अच्छा, तो ये भी हम पूछ लेते हैं, किससे पूछें? कोमल से पूछते हैं। कोमल, ये ठीक कहा इन्होंने कि गलत कहा? यस सर, सर मोस्टली नॉर्मल टेंशन ग्लूकोमा जो है उसमें फीमेल ज्यादा इफेक्ट होती है। ठीक, चले, बख्श गई, बिल्कुल सही है। और कोई कोमल आप ऐड करना चाहें, कोई और आपके ज़हन में पॉइंट है इन दोनों को डिफरेंशिएट करने का? नॉर्मल टेंशन ग्लूकोमा में सर हमारे पास अपनी न्यूरोपैथी की वजह सिस्टमिक कॉजेज नहीं होगी, दूसरी कोई वस्कुलर हो सकती है। और जो प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा है ये प्राइमरी डिजीज है, तो इसमें हमारे पास सिस्टमिक एसोसिएशन इतनी नहीं होती। ठीक, गुड। और विजुअल फील्ड डिफेक्ट्स के बारे में कुछ हमने बात की थी सर, इसमें नॉर्मल टेंशन में सेंट्रल विजुअल फील्ड लॉस होता है मोस्टली, और जो वो सर इसको स्प्लिट फिक्सेशन बोलते हैं जी, और प्राइमरी ओपन एंगल में पेरिफेरल विजुअल फील्ड लॉस ज्यादा होता है। ठीक, ये देख लें हमने क्या क्या डिस्क हैमरेज मोस्ट कॉमन इन नॉर्मल टेंशन ग्लाउकोमा एज कम्पेयर टू प्राइमरी ओपन एंगल ग्लाउकोमा। तकरीबन ये सारी बातें आप लोगों ने मेरे साथ डिस्कस कर ली ना। ये देखिए, नॉर्मल टेंशन में लोअर आईओपी होता है, सेंट्रल कार्नियल थिकनेस और भी है। नॉर्मल टेंशन में जो है विजुअल फील्ड डिफेक्ट डीपर, स्टीपर, क्लोजर टू द फिक्सेशन होता है। ठीक है, और विजुअल फील्ड जो है नॉर्मल टेंशन में वर्स्ट होती है देन एक्सपेक्टेड, उसमें ज्यादा स्टीपर होती हैं, डीपर होती हैं। फोकल नॉचिंग और जो लोकलाइज्ड इफेक्ट्स हैं वो यूजुअली नॉर्मल टेंशन में आपको ज्यादा मिलती हैं, और डिस्क हेमरेजेस आपको नॉर्मल टेंशन में ज्यादा मिलती हैं। और बाकी ये जो हमने जेंडर की बात की, सिस्टमिक की बात की, ये चीजें भी आपने ऐड कर देनी है। ठीक है, ये है कुछ वही चीज है ना जो हमने बात की है, इसमें कोई नई चीज तो नहीं है? जी सर, वही है। ठीक है, यस सर। ये देखें, इसमें क्या आपको नजर आ रहा है? डिस्क हेमरेज है सर। स्प्लिंटर हेमरेज है सर। स्प्लिंटर हेमरेज, डिस्क हेमरेज है। ठीक है, अगर डिस्क हेमरेज है तो ये बहुत ही सिग्निफिकेंट साइन है ग्लाउकोमा प्रोग्रेशन करने का और ग्लाउकोमा डायग्नोज करने का, तो इसको छोड़ना नहीं है पेशेंट को। सिग्निफिकेंट क्या है डिस्क हेमरेज की? कल भी हमने डिस्कस किया था कि एसोसिएटेड विद एंड अ रिस्क फैक्टर फॉर डिजीज प्रोग्रेशन। मसला नहीं है कि अगर किसी को डिजीज नहीं है और आपने पहली दफा देख लिया तो ये बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट रिस्क फैक्टर है कि इसको डिजीज होगी, और इसको अगर ऑलरेडी डिजीज है तो इसको डिजीज प्रोग्रेस होने का बहुत रिस्क है। तो हम क्या करेंगे ऐसे केसेस में? हम ग्लाउकोमा थेरेपी को और भी एम्पलीफाई करेंगे। अगर नॉर्मल टेंशन ग्लाउकोमा है तो उसमें हम यूजुअली वही बात है जो ऑक्यूलर हाइपरटेंशन की थी कि हम जब तक कंफर्म ना हो तो हम तब तक ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं करते, और पहले तो कुछ टाइम तक हम उसको सिर्फ ऑब्जर्व ही कर रहे होते हैं। अगर ऑलरेडी कोई डैमेज हो गया है और वो आगे प्रोग्रेस नहीं कर रहा, फिर तो ट्रीटमेंट की कोई ज़रूरत ही नहीं है। और अगर वो प्रोग्रेस कर रहा है तो फिर आपको ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है। जिस तरह ये कोलैबोरेटिव नॉर्मल टेंशन ग्लाउकोमा स्टडी ने कहा है कि आपको 30% तक रिड्यूस करना पड़ेगा अगर प्रोग्रेसिव विजुअल फील्ड लॉस है। तो ग्लाउकोमा बाय डेफिनेशन इज प्रोग्रेसिव।
अगर एक चीज प्रोग्रेस नहीं हो रही ऑप्टिक न्यूरोपैथी, तो ये ग्लोकोमा नहीं है। तो हमने समरी क्या है, आज हमने क्या पढ़ा कि नॉर्मल टेंशन ग्लोकोमा इज डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन इन अ सेंस कि आपको प्राइमरी ओपन ग्लोकोमा और जो सिस्टमिक चीजें ये सारी देखनी पड़ती हैं। थॉरो मेडिकल और फिजिकल एग्जामिनेशन एंड हिस्ट्री सारा हमने करना है। और अगर ये नॉर्मल टेंशन ग्लोकोमा है और प्रोग्रेस हो रहा है तो फिर हम इसको 30% पे कम करेंगे, तब जाके कुछ फायदा होगा। हमने ये तीनों डिजीज आज पढ़ ली, ठीक है? एनी क्वेश्चंस? यस सर ये प्राइम एक मिनट एक बंदा आए और अपना अपना क्वेश्चन पूछे। चलें आप शुरू करें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, अगर किसी का है तो बस उधर से शुरू हो जाए अपने क्वेश्चंस पे। सर ये जो प्राइमरी ओपन एंगल ग्लोकोमा होता है सर, इसमें मैंने रीड किया था कि देयर इज अ फ्रीक्वेंट चेंज ऑफ प्रेस्बायोपिक ग्लासेस। सर ये ऐसा क्यों होता है? फ्रीक्वेंट चीज ऑफ प्रेस्बायोपिक ग्लासेस, हाँ, ये इसकी कोई वो रीजन मालूम नहीं है, लेकिन ये एक रिस्क फैक्टर है कि इसका चेंज हो रहा है, रिफ्रैक्टिव एरर चेंज हो रहा है। सच कोई खास मुझे नहीं पता कि क्या वजह है कि जिसको बहुत ज्यादा इन्होंने इसके साथ एसोसिएट किया हुआ है। ओके सर। सर ये प्राइमरी ओपन एंगल ग्लाकोमा में जो है एनाटॉमिकल तो कोई रीजन नहीं होती, तो फिर आईयूपी रेस क्यों होता है? आईयूपी रेस क्यों होता है? वो इसलिए होता है कि आप लोग को अगर अपने उससे याद हो, विजन साइंसेज में आपने अगर आई एंगल्स की एनाटमी याद हो, पढ़ी होगी आप लोगों ने, कांस की थोड़ी बहुत तो पढ़ी थी जहां तक मुझे याद है। एंगल में क्या क्या है? ट्रेबेकुलर मैशवर्क है, श्लेम कैनाल है, और फिर उसका आगे मैशवर्क है, ये सारे हैं ना। तो वहां पे अगर रेजिस्टेंस होगी तब जाके ये प्राइमरी ओपन एंगल ग्लाकोमा होगा। इसमें जो है मेन प्रॉब्लम जो है आउटफ्लो के रेजिस्टेंस पे होता है। प्रोडक्शन नॉर्मल होती है एक्वस ह्यूमर की, रेजिस्टेंस जो है वो उधर जहाँ पे इसकी आउटफ्लो हो रही होती है एंगल्स में, अगरचे एंगल तो ओपन होते हैं लेकिन ट्रेबेकुलर मैशवर्क, जक्स्टाकेनिकुलर एरिया और ये कलेक्टर चैनल्स, वहां पे जाके इसका प्रॉब्लम होता है। तो इसलिए आपका ड्रेनेज नहीं हो रहा होता है, पीछे रूटीनली बन रहा होता है, आगे ड्रेन नहीं हो रहा था तो प्रेशर बढ़ जाता है। सर अगर एक पेशेंट है उसको प्राइमरी ओपन एंगल ग्लाकोमा है लेकिन सर वो मेडिकेशन के साथ कंट्रोल है, तो सर ऐसे पेशेंट में हम रिफ्रैक्टिव सर्जरी कर सकते हैं? अगर प्राइमरी ओपन एंगल ग्लाकोमा है और उसमें करना बाय रूल, हाँ, जहां तक हमने किया ना, एक दफा पेशेंट के ग्लाकोमा है उसको रिफ्रैक्टिव सर्जरी मत कराओ। उसकी वजह है, दो वजह हैं। एक वजह यह है कि जिस तरह हमने डिस्कस कर ली कि कॉर्निया थिन हो जाएगा ना, हमारे पास अभी तक ग्लाकोमा की ट्रीटमेंट की ऑप्शन क्या है कि आईयूपी को डिक्रीज करना है। और अगर आपकी कॉर्निया थिन होगी तो हमें तो आईयूपी फिर एक्चुअल मिलेगा ही नहीं, तो हमारी सारी मैनेजमेंट चेंज हो जाएगी, क्योंकि उधर प्रेशर कुछ और एक्चुअल होगा और हमारे पास कुछ और आ रहा होगा। तो एक तो ये वजह है कि इस वजह से नहीं करते। दूसरी वजह यह है कि आप रिफ्रैक्टिव सर्जरी जब करते हैं उसके बाद उस पेशेंट्स को स्टीरॉइड जरूर देते हैं, और ग्लाकोमा के जो पेशेंट हैं वो 100% रिस्पॉन्डर्स होते हैं टू द स्टीरॉइड्स। तो जब एक दफा ग्लाकोमा हो गया तो उसको कभी भी नहीं करना चाहिए रिफ्रैक्टिव सर्जरी। ओके सर, थैंक यू। सर ये जो नॉर्मल टेंशन ग्लाकोमा है, जिस तरह हमने कहा कि ग्लाकोमा का ट्रीटमेंट ही है आईयूपी कम करना, तो इसमें किस तरह का ट्रीटमेंट देंगे नॉर्मल टेंशन ग्लाकोमा? हम किस तरह देंगे? आम ट्रीटमेंट वही है, वही मेडिकेशंस है हमारी, वही फर्स्ट वो हम ट्रीटमेंट ऑप्शंस जब पढ़ेंगे ना, तो ग्लाकोमा की एज अ होल ट्रीटमेंट ऑप्शंस वही हैं सबकी। थोड़ी बहुत चेंजेस हैं लेजर में, जब नैरो एंगल्स होते हैं तो हम कुछ और करते हैं, ओपन एंगल कुछ और करते हैं, लेकिन ड्रग्स यही है, इसी को आगे पीछे कर रहे होते हैं। जी सर। सर तो आईयूपी नॉर्मल भी हो तब भी वही? हाँ ना, क्योंकि हमने कहा कि नॉर्मल आईयूपी पे भी उसका डैमेज चल रहा है, तो आपको क्या करना होगा कि एक थ्योरी हमने बताई थी कि हाइपर सेंसिटिविटी है पेशेंट को, तो हो सकता है कि एक पेशेंट है वो 15 आईयूपी पे चल रहा है, उसके लिए 15 आईयूपी ठीक नहीं है, और उसका थ्रेशोल्ड जो है वो 12 या 11 आईयूपी है। तो अगर हम उसको 10 पे ले आते हैं तो हो सकता है उसकी डैमेज कम हो जाए, और यही
स्टडीज ने साबित भी किया है, जो CNTGS स्टडी थी, कि आप 30% तक रिड्यूस करेंगे तो वो प्रोग्रेस नहीं होते। ठीक है सर। सर ये प्राइमरी ओपन एंगल ग्लाकोमा में जो पेशेंट आता है, तो अगर वो सिर्फ ये कंप्लेन ही ये लेके आता है ना कि प्रेस बायोपिक करेक्शन अर्ली है उसकी, तो हम उसको किस तरह डायग्नोज कर सकते हैं कि ये इस रिस्क पे है कि इसको हो सकता है प्राइमरी? अच्छा ठीक है, मैं समझ गया। एक चीज मैं आपको बता दूं, आप सारे तकरीबन विजन साइंसेज वाले ही हैं ना, और हो सकता है आगे को आप लोग इसी में ऑप्टोमेट्री में या विजन साइंसेज में या कुछ और इसी रिलेटेड में आप कम्युनिटी में जाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे या हॉस्पिटल में होंगे। तो एक चीज याद रखिए, वो जो हमने रिस्क फैक्टर्स बताए थे ना, उसमें एक भी रिस्क फैक्टर आपको नजर आएगा जो ग्लाकोमा का हो, तो आपने पेशेंट को पूरा ग्लाकोमा के लिए एवेल्युएट करना है। और ये हमारी रूटीन होनी चाहिए कि हर एक पेशेंट जो हमारे पास आए तो उसका विजन भी होना चाहिए, रिफ्रैक्शन भी होना चाहिए, इंटीरियर सेगमेंट एग्जामिनेशन पूरी होनी चाहिए, प्रेशर उसका पूरा होना चाहिए, फंडस, ये 5-6 चीजें जरूर होनी चाहिए। अब फंडस जब हमने देख लिया, हमने डिस्क देख लिया, हमें लगा डिस्क में कुछ चक्कर है या प्रेशर में कुछ चक्कर है, तो फिर हम आगे जाएंगे कि हम इसको विजुअल फील्ड या OCT के लिए भेजें। अगर यहाँ तक सब कुछ ठीक जा रहा है तो फिर ज्यादा जरूरत नहीं है उस तरफ जाने की। Yes sir, thank you. Any other question? मेरी आवाज, हेलो जी सर, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। मैं इसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग जो मोबाइल है आपके बहुत ज्यादा, मैंने बार बार इसे कहा हुआ है कि अपने लिए एक 90D लेंस ले लें ताकि आप फंडस के एग्जामिनेशन कर लें। फंडस एग्जामिनेशन बहुत ज्यादा ही इम्पोर्टेंट है बहुत सी चीजों के लिए, डायबिटीज के लिए, आप रेटिनल डिटैचमेंट के लिए, जितनी भी चीजें हैं जो हमें नजर नहीं आती कि कास किया है, तो फंडस में तकरीबन बहुत सी चीजें हमें नजर आ जाती, लेकिन ये मानते नहीं है। ये मैं ये सामने सर नुदरत बैठी है, नुदरत मेरी ओपीडी आती है 5 मिनट के लिए फिर भाग जाती है। सर क्लासेस होते थे सर, मैं फिर भी आती थी, लेकिन सर क्लास के लिए मैं भाग। और दूसरी बात ये कि ये प्रैक्टिस कर ले IOP चेकिंग की। और बिल्कुल यही बात मैं ये नुदरत कहेगी कि मैंने इसको IOP के लिए सर वो आपसे सीखी है, सर वो आपसे सीखी है। फिर भी ये बात, लेकिन आपके जो बाकी इंटर्नी है जो आ जाते हैं तो वो काफी मेरे साथ अटैच हो गए हैं, वो जो स्पेशली 2 सना और नाजिश हैं, उन्होंने काफी सीख लिया मेरे साथ। अगर हो सके गोनियास्कोपी मुश्किल है इनके लिए क्योंकि ये तो ऑप्टोमेट्री में है, लेकिन मैं सोचता हूँ कि ऑप्टोमेट्रिस्ट जो है वो ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट से ज्यादा टाइम आई में गुजर, क्योंकि 4 साल इसने ऑलरेडी ऑफ्थल्मोलॉजी में ही गुजारे हैं ओनली, और अभी 2 साल फिर ऑफ्थल्मोलॉजी में। अभी तो ये वो चीजें आ गई हैं कोरोना की वजह से, जिसकी क्लिनिकल वो नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल में ये 3-4 चीजें जो है प्रैक्टिकली जो है IOP, फंडास्कोपी और गोनियास्कोपी। ग्लाकोमा में ये हिस्ट्री, देयर इज नो एक्सक्यूज फॉर हिस्ट्री कि कोई हिस्ट्री बोले, हिस्ट्री बहुत ज्यादा ही इम्पोर्टेंट है, खासकर नॉर्मल टेंशन ग्लाकोमा जो है या लो टेंशन ग्लाकोमा। थैंक यू सर। जी कोई और क्वेश्चन? सर ये ग्लाकोमा की मेडिकेशन जब हम एक दफा स्टार्ट कर लेते हैं फिर इसकी शॉर्टेज किस तरह करते हैं? आवाज नहीं आई, फिर उसको क्या करते हैं? सर ये ग्लाकोमा की मेडिकेशन जब हम स्टार्ट कर लें जी, तो फिर अगर प्रेशर नॉर्मल हो जाए फिर स्टॉप कर देनी चाहिए? नहीं, ये लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट है। जिस तरह डायबिटीज और हाइपरटेंशन की लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट है, ग्लाकोमा भी लाइफ लॉन्ग है। यही तो वजह थी जो हम ऑक्यूलर हाइपरटेंशन में बात कर रहे थे कि आपने हर एक पेशेंट को ट्रीट नहीं करना, क्योंकि आपने एक दफा ट्रीटमेंट शुरू कर दी तो ये लाइफ लॉन्ग चलती रहेगी और यूजलेस ट्रीटमेंट होगी उसकी। और कोई क्वेश्चन? सर ऑक्यूलर हाइपरटेंशन से सवाल है मेरा। ये ऑक्यूलर हाइपरटेंशन में यहाँ किताब में लिखा हुआ है कि रिस्क जो है फॉर ऑक्यूलर हाइपरटेंशन टू डेवलप ग्लाकोमा इज मोर इन आईज विद लो सेंट्रल कॉर्नियल थिकनेस। तो इसकी क्या वजह है कि सेंट्रल कॉर्नियल थिकनेस अगर कम है तो उनमें ज्यादा चांस क्यों है ग्लाकोमा डेवलप होने का?
इसकी दो रीजन उन्होंने हाइपोथेसिस किया ना, कि दो उन्होंने जहन में थ्योरीज आती हैं। एक थ्योरी उनकी ये थी कि जो जिसकी कम कॉर्नियल थिकनेस हो, सीसीटी जिसकी कम हो नॉर्मल से, ये एज इटसेल्फ एक इंडिपेंडेंट रिस्क फैक्टर है कि जिसका कॉर्निया थिन होगा उसको ग्लाकोमा होगा। सही, ठीक है, एक ये वजह थी, अगरचे ये ज्यादातर लोग नहीं मानते। दूसरी वजह ये थी कि जिसका कॉर्निया थिन होता है तो वो उसका प्रेशर जो है वो फॉल्सली लो आता है आपके पास। तो अगर एक प्रेशर है जो अगर हाइपरटेंशन भी है, मतलब उसका प्रेशर 23-24 आ रहा है और उसका कॉर्निया भी थिन है, मतलब 500 या इससे कम है, तो इसका मतलब है कि उसका एक्चुअल प्रेशर 23 से भी ज्यादा है। सही, तो इसलिए उनका फिर रिस्क और भी बढ़ जाता है। तो सर उसके लिए तो वो कन्वर्जन फैक्टर वाला टेबल हमारे पास अवेलेबल होता है ना, कि अकॉर्डिंग टू कॉर्नियल थिकनेस आप ऐड या माइनस कर सकते हैं जो भी आपके आईओपी के रिजल्ट्स आते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन आपके पास एक टेबल नहीं है ना, टेबल तो बहुत सी हैं, हर एक ने अपना अपना फैक्टर निकाला है। कोई 15 पे निकालता है, कोई 10 पे निकालता है, कोई 20 पे निकालता है, कोई कहता है कि एक लेवल पे जाके ये फिर लीनियर हो जाता है, एक कोई कहता है कि ये कर्व्ड रहता है। तो सच मतलब ये सारे मानते हैं कि इस कॉर्नियल थिकनेस का इफेक्ट है, लेकिन किस लेवल पे कितना इफेक्ट है ये इस पे एग्री कोई नहीं करता। मतलब कि कोई इसका स्टैंडर्डाइज्ड टेबल नहीं है बना अभी तक। टेबल जो आम रूटीन में लोग यूज होते हैं वो ये कहते हैं कि 100 माइक्रॉन्स पे 7 mm का आप डिफरेंस निकाल सकते हैं। सही, ठीक है। और सर इसमें एक और बात लिखी हुई थी ऑकुलर हाइपरटेंशन में ही, कि अगर आप कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन करें तो उसके बाद आईओपी बहुत सिग्निफिकेंटली कम हो जाता है। तो इसकी क्या वजह है कि कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन अगर आप करें इन ऑकुलर हाइपरटेंसिव पेशेंट, तो उसमें वो कहता है कि आईओपी काफी कम हो जाता है। तो इसकी क्या वजह हो सकती है? ये जो उनके अभी ऑकुलर हाइपरटेंशन ट्रीटमेंट स्टडी थी ना, और ओट स्टडी थी, उनका ये रिपोर्ट आई थी, उन्होंने कहा था कि 5 तक कम हो जाता है। तो 5 तक तो आमतौर पे नॉर्मल आईज में भी कम होता है, 2 to 5 तो हर आई में आया हुआ है। सही, ये एज सच ऑकुलर हाइपरटेंशन के लिए स्पेसिफिक नहीं है। उन्होंने अगरचे ये क्लेम किया था, लेकिन ये फिर उन्होंने लोगों ने कहा कि ये तो हर आई में इस तरह होता है, और फिर वक्त के साथ आहिस्ता आहिस्ता ये फिर बढ़ना शुरू हो जाता है। ठीक है, थैंक यू सर। वेलकम। आईओपी इंक्रीज होता है, हम कहते हैं ग्लामा। आवाज नहीं आ रही। ये कह रहे हैं कि स्टेरॉइड की यूज से आईओपी ज्यादा हो रही है, तो रीजन पूछ रहा है। अच्छा, स्टेरॉइड वो तो हमारी सेकेंडरी ग्लाकोमास पे लेक्चर है, उस पे हम फिर डिस्कस करेंगे, लेकिन ब्रीफली बता देता हूँ कि वो आपका ट्रेबेकुलर मेशवर्क जहाँ पे है वहाँ पे उसका स्केलेटल सिस्टम खराब कर देता है। वहाँ पे मैक्रोफेजेस होते हैं, वहाँ पे फेगोसाइटोसिस होती है, वो सारा सिस्टम खराब हो जाता है, तो वहाँ पे स्क्लेरोसिस हो जाती है, तो ड्रेनेज सिस्टम आपका डिफेक्ट हो जाता है। इसलिए सर ये जो ऑक्यूलर परफ्यूजन प्रेशर की बात हुई है कि इट इज द डिफरेंस बिटवीन आर्टेरियल बीपी एंड इंट्राऑक्यूलर प्रेशर, तो अगर ये होगा तो इसका ज्यादा रिस्क है ग्लाकोमा का। तो सर ये नॉर्मल कितना होता है इनका डिफरेंस, और किस पे हम कहेंगे कि ये रिस्क फैक्टर है? ये यूजुअली वो उससे निकालते हैं डायस्टोलिक प्रेशर ना। यस सर। मीन का तो जहां तक मेरा ख्याल है नहीं है, ये डायस्टोलिक पे है। डायस्टोलिक जी सर, आर्टेरियल बीपी लिखा हुआ है बुक में, उससे आप निकालेंगे तो अगर ये 50, ये डिफरेंस 50 या इससे कम हो जाता है ना, तो ये सिग्निफिकेंट है फिर। ओके सर। वैसे इनको कल स्टेरॉइड पढ़ाए गए हैं, इसलिए इसने स्टेरॉइड क्वेश्चन पूछा है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये फिर हमारा लेक्चर है, फिर उस पे इंशाल्लाह डिटेल से डिस्कस कर लेंगे। इंशाल्लाह। और कोई क्वेश्चन? सर मेरा क्वेश्चन है सर कि एक स्टडी मैंने पढ़ी थी, उसमें लिखा था सर कि जो एक्सिलेंट के बेस पे लिखा था ना कि जो मायोप्स होते हैं उनमें मोस्टली जो है प्राइमरी ओपन एंगल ग्लाकोमा होता है, और जो हाइपरोप्स होते हैं उनमें क्लोज एंगल ग्लाकोमा होता है। सर क्लोज एंगल का तो चलो वो तो रेडियोकार्नियल एंगल जो है ना वो कम हो जाता है, तो उसकी वजह से एंगल क्लोज हो जाता है, तो उसका तो मतलब कोई कुछ ना कुछ समझ आ जाती है। लेकिन ये जो प्राइमरी ओपन एंगल ग्लाकोमा है उसमें एंगल ओपन है सर, लेकिन फिर भी उसमें कह रहे हैं कि मायोप्स में जो है ना ये प्राइमरी ओपन एंगल ग्लाकोमा ज्यादा होता है, तो इसका क्या रीजन है सर? ये असल में उसकी वजह से नहीं होता ना मायोपिया, ये इन्होंने कहा ये एक रिस्क फैक्टर है।
कि जो मायोप होते हैं ना वो ज़्यादा रिस्क पे होते हैं। और वो प्राइमरी ओपन एंगल ग्लाकोमा का तो हमने शुरू में डिस्कस कर दिया था कि उसका मेन प्रॉब्लम जो है वो ट्रेबेकुलर मेशवर्क और इस एरिया में होता है, तो एंगल क्लोज तो होता ही नहीं है। और मायोपिया में ये उन्होंने कहा, हालांकि और स्टडीज फिर आई है, उन्होंने ये भी कहा है कि नहीं मायोपिया का कोई चक्कर ही नहीं है, तो ये एक बड़ा वीक सा रिस्क फैक्टर है उन्होंने बताया है। जी सर मैंने जो पढ़ा था तो उसमें उन्होंने लिखा था कि ये जो है ना शायद उन्होंने लिखा था कि शायद इसी वजह से होता है कि क्योंकि एक्सियल लेंथ जो है बढ़ जाता है तो उसके अंदर जो है ना ये स्ट्रेच जो चैनल्स है इसके कैनाल ऑफ श्लिम के बाद जो कलेक्टर चैनल्स है वो स्ट्रेच हो जाते हैं। जिस तरह पाइप स्ट्रेच करो तो उसमें जो है ना स्पेस कम हो जाता है, तो उसमें जो है ना वो ड्रेनेज नहीं होता सही तरह से, तो आईपी बढ़ जाता है सर। उन्होंने कहा है कि शायद ये वजह नहीं, ये मैंने जब आपको कैटरेक्ट लेंस पढ़ाया था कि उसमें लेंस आइरस डायाफ्राम जो है वो आपके इंट्राओकुलर प्रेशर पे खासकर हाइपरमेट्रोप में इफेक्ट करते हैं, अगर याद हो आपको लेक्चर। तो इस तरह मायोपिक चेंजेस जो है उसमें खासकर ये पैथोलॉजिकल मायोपिया जो है उसमें जो आपका स्ट्रेचिंग जो है वो आपके जो प्लेट्स हैं ट्रेबेकुलर मेशवर्क के जो उसमें ओपनिंग्स है वो स्ट्रेच कर जाते हैं और उसको ब्लॉक करते हैं और रेजिस्टेंस डेवलप करते हैं एक्वस ड्रेनेज के लिए। तो दिस में बी द रीजन, लेकिन अभी आपको 100% ये एक तो रीजन में भी वर्ड इस्तेमाल करते हैं, खास इसमें कोई ये तो रिस्क फैक्टर, इसलिए रिस्क फैक्टर कहते हैं कि हो सकता है सिगरेट स्मोकिंग भी है, लेकिन सिगरेट स्मोकिंग तो हम वो इस्कीमिया की वजह से भी है और उसके जो दूसरे एलिमेंट्स हैं जो दूसरे उसके केमिकल्स हैं उसके ऑप्टिक नर्व पे इफेक्ट है। लेकिन अभी 100% वी कांट से दैट स्मोकिंग और ये जो मायोपिया जो है जो नॉर्मल मायोपिया है, पैथोलॉजिकल मायोपिया नहीं, तो किस तरह इफेक्ट है ये में भी है इस तरह कि उसके जो ड्रेनेज सिस्टम जो है वो उसमें चेंजेस लेके आते हैं। आई एम यूसुफ कुछ मैं ठीक कह रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ? बिल्कुल सही है, ये स्मोकिंग की बात बिल्कुल सही है, क्योंकि स्मोकिंग में अगर आप देखें तो बुक्स ये कहती हैं कि उसमें तो प्रेशर कम हो जाता है, तो एज सच डायरेक्ट उसका प्रेशर पे तो कोई ऐसा इफेक्ट है ही नहीं, लेकिन ये है क्योंकि वो टॉक्सिक है, स्किन करता है, न्यूरोटॉक्सिसिटी करता है, तो इसलिए हो सकता है कि ग्लाकोमा में ऑलरेडी ऑप्टिक नर्व डैमेज होती है तो ये उसको और भी एग्रेवेट कर जाता है। लेकिन एज सच चलो ठीक है, थैंक यू। 12 बजे फिर मैं अस्सलाम वालेकुम।